नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक विशेष मेहमान, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय राम नाईक जी। लगातार 3 बार विधायक रहे, लगातार 5 बार सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री रहे। राम नाईक जी का चेहरा राजनीति में जाना माना चेहरा माना जाता है। इससे पहले कि हम उनसे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आइए हम जान लेते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। यूपी के गवर्नर राम नाईक ने महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 बार चुनाव जीतने का कीर्तिमान बनाया है। इसके पहले 3 बार वो महाराष्ट्र विधानसभा में बोरीवली से भी विधायक रहे। 13वीं लोकसभा चुनाव में उन्हें 5,17,941 वोट मिले, जो महाराष्ट्र से सभी जीतने वाले सांसदों में सर्वाधिक वोट थे। मुंबई में लगातार 8 बार चुनाव जीतने का कीर्तिमान कायम करने वाले वो पहले जनप्रतिनिधि हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में वो 13 अक्टूबर 1999 से 13 मई 2004 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। इससे पहले 13 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक वो रेलवे, गृह, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के अलावा संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी रहे। राम नाईक बीजेपी संगठन में भी कई अहम पदों पर रह चुके हैं। उनका जन्म 16 अप्रैल 1934 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ। स्कूली शिक्षा सांगली जिले के आटपाड़ी गांव में हुई। उन्होंने 1954 में पुणे से बीकॉम और 1958 में मुंबई से LLB में पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हासिल की। नाईक ने अपना करियर अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में बतौर क्लर्क से शुरू किया। बाद में उनकी पदोन्नति हुई और 1969 तक वो कंपनी सचिव तथा प्रबंध सलाहकार भी बने। राम नाईक बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक रहे हैं। 1969 में भारतीय जनसंघ के मुंबई क्षेत्र के संगठन मंत्री बनने के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 8 वर्षों तक संगठन के लिए काम किया। उन्होंने मराठी में गाथा संघर्षाची और अंग्रेजी में सागा ऑफ स्ट्रगल किताबें भी लिखी हैं। राम नाईक साफ सुथरी छवि वाले सियासतदान हैं, जो हर काम में पारदर्शिता और जागरूकता के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद 15 जुलाई 2014 को उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ये था माननीय राम नाईक जी का एक राजनीतिक परिचय। जमीन से राजनीतिक बुलंदियों को कैसे हासिल किया जाता है, ये माननीय राम नाईक जी से सीखे। सौम्यता और सरलता की राजनीतिक हलकों में आपकी मिसाल दी जाती है। आज हमारे साथ हैं, आइए हम बात करते हैं। सर, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। 2 साल के बाद पहले दफे इस प्रकार से मिल रहे हैं। सर, जैसा कि हमने देखा अभी, एक साधारण परिवार से मुंबई, फिर दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की जिम्मेदारी, तो कैसे शुरुआत हुई? इसका जो उत्थान था राजनीति का, क्या कारण है सर? इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, लगन? देखिए, राजनीति में तो मैं मुंबई में आने के बाद हुआ। मैं एक देहात से जिसकी आबादी 1,500 है। मेरे पिताजी शिक्षक थे और SSC की परीक्षा पास होने के बाद कॉलेज के पढ़ाई के लिए मैं पुणे गया। मैं बीकॉम हुआ, लेकिन पिताजी ने, मैं तो होना चाहता था इंजीनियर, लेकिन पिताजी ने कहा कि देखो, तुमको 4 साल की मैं पढ़ाई की ये दे सकता हूँ, उसमें भी आपको फीस वगैरह अपने आप में स्कॉलरशिप वगैरह मिलानी होगी। शिक्षा किया और नौकरी के लिए फिर मैं मुंबई आया और मुंबई में अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में अपर डिवीजन क्लर्क करके मैंने मेरी नौकरी की शुरुआत की। और फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। सरकार की कुछ नीतियां होती है तो मुक्तता से सामाजिक काम करने के लिए नहीं मिलता था, तो मैंने फिर सरकारी नौकरी छोड़कर एक निजी उद्योग में काम किया। वो निजी उद्योग भी अच्छा उद्योग था। 3-4 कंपनी का मैं स्टोर कीपर करके गया और होते होते मैं चीफ अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी वहां पर बन गया। और बाद में ऐसा हुआ कि मुझे राजनीति में काम करने की इच्छा तो थी, लेकिन परिवार में पिताजी गुजर जाने के बाद
मैं ही कमाने वाला था। मुझे छोटा भाई, माँ, 2 बहनें। तो फिर अब ऐसा समय आया कि लोगों ने कहना शुरू, भारतीय जनसंघ के लोगों ने कि भाई तुम अच्छा काम करते हो लेकिन नौकरी में क्या पड़ा है, तुम बाहर आ जाओ। मैंने कहा भाई मुझे 2 लड़कियां हैं, पत्नी है, तो संसार मेरा कैसा चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पार्टी इसकी चिंता करेगी। मैंने थोड़ा रिस्क लिया, लेकिन पत्नी को जब पूछा कि ऐसे ऐसे चल रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हाँ कहती हूँ, क्योंकि आप नौकरी करते करते पार्टी का काम करते, उसमें से तो आप घर में लगभग होते नहीं, केवल पार्टी का काम करोगे तो घर में रहेंगे। लेकिन एक कंडीशन है। तो उन्होंने मुझे कंडीशन ये डाली कि मैं नौकरी करूंगी, और फिर राजनीति में कभी क्या होगा बोला नहीं जा सकता है आर्थिक दृष्टि से। तो मैंने कहा कि हाँ, हमने कॉम्प्रोमाइज किया। तो उन्होंने बीएड पास किया, वो शिक्षिका की नौकरी करने लगी, और मैं राजनीति में आ गया। लगातार 3 बार विधायक, लगातार 5 बार सांसद, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर। उस बीच में अचानक गोविंदा जी आए और उन्होंने आपको हरा दिया। उस समय आपने कहा था कि गोविंदा जी ने मुझे इसलिए हरा दिया कि बहुत पैसा खर्च किया, और इसके पीछे दाऊद इब्राहिम का पैसा था। मुंबई बढ़ रही थी और भूमाफिया काफी थे। तो मैं उपनगर में था, तो उपनगरों में तो भूमाफिया ज्यादा होते हैं, और इसलिए एक क्षेत्र के भूमाफियों के साथ और भूमाफियों को जो आर्थिक समर्थन मिलता था वह दाऊद वगैरह जैसे लोगों से मिलता था। और दाऊद की और गोविंदा जी की बचपन की पहचान थी, और इसलिए दाऊद के पास जो तंत्र है उसका उन्होंने उपयोग किया। लेकिन पैसे के कारण मैं नहीं हारा, वो जो एक दहशत बनाई जाती है, और दहशत के कारण मैं हार गया। सर, मुंबई में जब आप थे तो वहाँ रेल यात्री आपको बिल्कुल मसीहा मानते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले आपको मसीहा मानते हैं, और काफी आप काम करते रहते थे। जब दिल्ली में थे तब भी मुंबई का दर्द आपको रहता था। अब आप उत्तर प्रदेश में आ गए, वो लोग आपको काफी याद करते हैं, मिस करते हैं। क्या लगता है आप उनको आपकी बहुत जरूरत है? नहीं, मुंबई के लोग मुझे याद तो करते हैं, क्योंकि मेरा सारा जुड़ाव मुंबई से है। और जब मैंने 2013 में लोकसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही थी उस समय पर, और मोदी जी का देश के राजनीति में प्रवेश हो रहा था, और लगता भी था कि मोदी जी के कारण भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने 8 चुनाव जीते हैं, और गोविंदा जी के बाद भी एक चुनाव हो गया 2009 का, वो भी मैं हार गया। ये 2 हार होने के बाद जब 2013 के चुनाव की चर्चा शुरू हुई, तो मैंने ये कहा कि भाई मुझे मुंबई वासियों ने बहुत प्रेम दिया है, मैं फिर से जीत कर आ सकता हूं, लेकिन नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए, और जो भी नया उम्मीदवार पार्टी तय करेगी उसके लिए मैं उसका चुनाव प्रमुख बनकर काम करूंगा। तो 1999 के चुनाव में मुझे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, और इस चुनाव में 2014 के चुनाव में गोपाल शेट्टी को भी सबसे ज्यादा वोट मिले। तो लोगों का जो प्यार है वो प्यार आज भी है, वो भी चाहते हैं। मैं भी कभी समय मिले तो जाता हूं, लेकिन स्वाभाविक है जो जिम्मेदारी अब मुझ पर है, तो मैं मुश्किल में 3-4 महीने में 2 दिन के लिए जाता रहता हूं। लोग वहां के भी आते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राज्यपाल जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाजें। लेकिन हम जानते हैं हर खबर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। ऐसे ही अहम खबरों को हम लाए हैं एक साथ
एक जगह आपके लिए। देखते रहिए समय उत्तर प्रदेश उत्तर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं माननीय राज्यपाल जी। सर, एक चर्चा थी कि जो भी एमपी का जो धनराशि अलॉट होती है उसकी शुरुआत आपने कराई। मेरी बात हुई थी गवर्नर हरियाणा से एक बार, तब उन्होंने बताया कि ये जो भी धनराशि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है इसकी शुरुआत कराने वाले माननीय राम नाईक जी हैं। क्या था ये पूरा मामला? मैंने सुझाव दिया था कि हर विधायक के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो सरकार के योजना के तहत, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि जिसके लिए उस निर्वाचन क्षेत्र में व्यवस्था नहीं है, वो कुछ सुझाव दे। तो ऐसा करते करते महाराष्ट्र में ये मेरा सुझाव मंजूर हो गया था। और मैं जब लोकसभा में 1989 में चुनकर आया तो मुझे भी लगा कि उसी प्रकार की स्थिति यहां भी निर्माण करनी चाहिए। मैंने ये बात की, सांसदों से चर्चा की, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से चर्चा की और मैंने ये प्रस्ताव लोकसभा में एक प्रश्न रूप में रखा। काफी उस पर चर्चा हुई। आखिर में ये बात उस समय पर संयोग से मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। अब वित्त मंत्री के नाते उनको भी लगा कि ये बराबर नहीं है, लोगों के पास कितना अधिकार देना आर्थिक। लेकिन मैंने बात रखी, सभी सांसदों का समर्थन मिला और एक संयोग की भी बात है कि उस समय पर लोकसभा के अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल, वो भी महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र के विधानसभा के भी अध्यक्ष थे, तो उनको भी इस योजना का लाभ महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये मालूम था। और प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी, वो भी महाराष्ट्र से रामटेक करके निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से एक दफे सांसद थे। तो एक मानसिकता जो ऐसी लगती है, सब सांसदों की मांग, उचित काम, इस बात को लेकर मैंने जो प्रस्ताव रखा था वो अंत में ये हुआ। शिवराज पाटिल जी से जब मेरी बात हुई, जब वो गवर्नर हरियाणा थे, तो उनका कहना था कि मैं तो समर्थन कर रहा था लेकिन मनमोहन सिंह जी इसका बड़ा अंदर अंदर विरोध कर रहे थे। तो क्या सही है? नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, वित्त मंत्री के दृष्टि से जब देखते हैं तो ऐसा आर्थिक अधिकार जनप्रतिनिधि के हाथ में देना उनको उचित नहीं लगता था। और मैं आपको ये भी कहता हूं कि यह सोच जो जनता से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं उनके मन में आ जाता है। लेकिन सर, जो ये योजना दी गई लोगों के हितों के लिए दी, जनता के हित के लिए दी गई, लेकिन अब ज्यादातर चर्चाएं आती हैं काफी करप्शन हुआ, सांसद लोग पैसा लेके पैसा अलॉट करते हैं, तमाम चीजें लोकसभा में बैठी। तो ये कितना आप सही मानते हैं? इसका निराकरण क्या है? देखिए, ये कुछ मात्रा में सही है कि कॉन्ट्रैक्टर उनको कहते भाई तुम मुझे ये प्रोजेक्ट दिलवाओ तो मैं उसमें से आपको दूंगा। इस योजना की विशेषता ये है कि दिखाई देता है भाई टॉयलेट बनाना है, स्कूल बनाना है, छोटा ब्रिज बनाना है, तो दिखाई देता है लोगों को। और इसलिए लोगों के सामने ये काम होते हैं तो उसमें ज्यादा हेराफेरी करने का मौका नहीं होता है। थोड़ा भ्रष्टाचार कुछ लोग करते हैं, लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो 90% अधिक अच्छा काम होता है। कोई भी व्यवस्था में दोष नहीं होने चाहिए, उसके लिए एक पारदर्शिकता लानी चाहिए। और पारदर्शिकता इस प्रकार के काम से आती है और फिर सांसद भी कह सकता है ना कि ये काम ने क्या लोगों के सामने होता है, तब निश्चित तौर पर विश्वास बनता है। सर, मुंबई में आपने कई सालों क्या कई दशकों राजनीति किया, एक आर्थिक राजधानी मानी जाती है मुंबई। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं, वहां के विकास और यहाँ के विकास में क्या अंतर मानते हैं और क्या ऐसा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जिससे यहाँ भी विकास उसी तरह से दिखे? हर स्थान की कुछ विशेषता होती है और इस भूमिका में यहाँ जो परिस्थिति है उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। गन्ना का उत्पादन अब देश में
दो बड़े प्रदेश है जहां गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश लगभग समान है प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ के गन्ने से जो चीनी बनती है उसको अंग्रेजी में रिकवरी बोलते हैं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं कि मैं हिंदी उसका शब्द उपयोग करूं, तो 10 या 11% है, प्रतिशत है, तो महाराष्ट्र में 13 है। मतलब उसकी गुणवत्ता जो होती है वह बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि यह काम उत्तर प्रदेश में हो सकता है, सारी संभावना है। इतना ही नहीं तो उत्तर प्रदेश के ही लोग, मैंने मुंबई का उदाहरण दिया बात करते समय, 25% लगभग उत्तर भारतीय वहां है, तो उत्तर भारतीय वहां जो काम करता है, फिर वो केला बेचने का काम करता होगा, मच्छी बेचने का काम करता होगा, वह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होगा, दवा की कंपनियों में होगा, जो भी वहां काम करता है, उसके कारण मुंबई वित्तीय राजधानी बनी है। उतना ही काम यदि उत्तर प्रदेश का आदमी यहां करेगा तो उत्तर प्रदेश का भी विकास हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, इस उम्र में भी अगर देखा जाए 2 साल से अधिक का कार्यकाल हो गया, जितने दौरे आपने किए प्रदेश में उतने शायद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नहीं किए, तो कहां से इतनी ऊर्जा आती है? अब ये बात सही है कि मैं दौरे खूब करता हूं, लेकिन मैं कहां जाता हूं? मैं जाता हूं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, या कोई सामाजिक काम करते हैं तो वहां, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि गैर राजनैतिक, इस प्रकार के दौरे में करता रहता हूं। ये अच्छा है, सही बात है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को इस पर थोड़ी ईर्ष्या भी होती है। अब मैं 82 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उसका भी एक कारण है। एक कारण तो यह है कि बचपन में जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, तो हमारे स्कूल में नियम था कि सभी विद्यार्थियों का सामूहिक 25 नमस्कार रोज डालना ही चाहिए। सबका स्कूल में होता था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 25 नमस्कार 10 साल लगातार मैं रहूं तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राज्यपाल जी से हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाजें। लेकिन हम जानते हैं हर खबर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। ऐसे ही अहम खबरों को हम लाए हैं एक साथ एक जगह आपके लिए। देखते रहिए समय उत्तर प्रदेश उत्तर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय राम नाईक जी। सर, अभी आपने बात की यूनिवर्सिटी की बात की। आप यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी हैं। आपने शिक्षा सत्र को नियमित करने में एक बड़ा योगदान दिया, लेकिन शिक्षा सत्र नियमित होने के बाद भी छात्र संघों के जो चुनाव होते थे वो अभी नहीं हो पा रहे हैं, जबकि ऐसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कहते हैं शिक्षा सत्र नियमित नहीं है इसलिए चुनाव नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि उसके बाद भी चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? मैंने ये 2 साल में विश्वविद्यालयों का जो कैलेंडर है वो रास्ते पर, पटरी पर लाने की एक कोशिश की, और गए साल में सभी विश्वविद्यालयों के जो दीक्षांत समारोह है वो सही समय पर पूरे हुए। इतना ही नहीं तो आज तक जो नहीं हुआ था, मैंने एक सभी कुलपतियों को कहा कि भाई ये जो अंग्रेजी गाउन और हैट दीक्षांत समारोह में होता है उसके बदले भारतीय परिधान करे तो अच्छा लगेगा। अब वो भी हो गया। हमने इस साल के लिए ये तय किया है कि भाई छात्रों के चुनाव होने चाहिए, और इस प्रकार का आग्रह कुछ विश्वविद्यालयों में शुरू हुआ है। कुछ विश्वविद्यालयों में पहले, जैसे लखनऊ में या कानपुर में, कुछ दिन के पहले, कभी 3-4 साल के पहले का एक कोर्ट का स्टे था
तो उसके कारण नहीं हो रहे थे, तो उसमें भी हम निकाल कर धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। छात्रों के चुनाव के पक्षधर हैं आप, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने छात्र नेताओं ने कहा गवर्नर साहब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए नहीं चुनाव करा पा रहे हैं। विश्वविद्यालय का कोई कुलपति बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि सबके सामने ये हम लोगों ने तय किया है। अब इसमें ऐसा है कि चुनाव भी कुछ लोगों को झंझट लगता है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जनतंत्र में कॉलेज ये एक ऐसा स्थान होता है, यूनिवर्सिटी, कि वहां प्राथमिक शिक्षा जनतंत्र की वहां मिलती है, और इसलिए चुनाव होने चाहिए। चुनाव अलग अलग प्रकार से होते रहते हैं। उसके लिए केंद्र सरकार ने एक लिंगडो समिति बनाई, तो उस समिति के मार्गदर्शन में जो तत्व दिए हैं उसके अनुसार होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर के रूप में उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, गवर्नर की जो मर्यादाएं हैं उससे आगे बढ़ के आप काम कर रहे हैं, तो क्या कहना आपका? मैं मेरे बारे में इतना कह सकता हूं कि जब मुझे राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल बनने का निर्णय किया और बाद में मैं राष्ट्रपति को मिलने के लिए दिल्ली में गया, तो चर्चा में मैंने तो उनको फूलों का गुच्छ दिया, तो निकलते निकलते उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे गुच्छ दिया है फूलों का, तो ये मैं आपको दे रहा हूं करके उन्होंने मुझे भारतीय संविधान की प्रति दी और कहा कि इसके अनुसार आपने काम करना चाहिए। तो मेरा जो प्रयास है वह प्रयास संविधान में राज्यपाल से जो अपेक्षित कार्य है वह करने का है, और यहाँ का कामकाज संविधान के अनुसार चलता है या नहीं, ये बात है। अब इसमें किसी को राजनीतिक कोई रंग दिखाई दिया तो मेरा तो दोष नहीं, शायद उनके चश्मे का दोष होगा। उनका कहना है कि एमएलसी का नाम नॉमिनेट करके भेजा गया, लोकायुक्त का भेजा गया, महामहिम ने राजनीति वक्त इसको वापस कर दिया, इसमें उनकी राजनीतिक मंशा थी। विधान परिषद में जो नाम आए थे और उसमें से 5 नाम मैंने मंजूर किए, 4 नहीं किए। 4 जो विधान संसद में बताया गया है संविधान में कि भाई उनके पास विज्ञान, अर्थ, कला, इस प्रकार के विशेष गुण होने चाहिए। अब वो यदि नहीं है तो मैं, यदि कुछ राज्यपाल पहले करते थे, फाइल आई और दूसरे दिन हस्ताक्षर करके उन्होंने भेजा, मुझे लगता है कि फिर मैं संविधान के अनुसार काम करने की जो शपथ ली है उसके अनुसार मैं काम नहीं करता हूं, ऐसा हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि जैसे कि आपने कहा कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र में और सरकार में एक सेतु की तरह होती है। उत्तर प्रदेश में भी कई विकास योजनाएं हैं, बुंदेलखंड का पैकेज है, सरकार ने भी तमाम योजनाएं दी हैं। उसमें उनका मानना है कि राज्यपाल जी अपनी भूमिका निभाएं अगर, तो एक पिछड़ा बुंदेलखंड है, सरकार में कुछ सहयोग केंद्र से होता है जो अभी तक नहीं हो पाया। ऐसा है कि ये कहने वाले मुख्यमंत्री नहीं है, दूसरे कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि मेरा इस प्रकार के काम में किस प्रकार मैं सेतु का काम करता रहता हूं। जैसे एक उदाहरण था, पहले यहाँ जब मैं आया तो शुरू में बिजली का बड़ा संकट था। केंद्र सरकार कह रही थी कि भाई हम बिजली देने के लिए तैयार है, और मुख्यमंत्री यहाँ से कहने के भाई हमें केंद्र का सहयोग नहीं हो रहा है। तो हमने दोनों को इकट्ठा लाने का काम किया, और उसमें मोटे तौर पर ये जो विवाद थे बिजली के बारे में वो समाप्त हो गया। पार्टी में आपका सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ी बात की विपक्षी दल भी आपका बड़ा सम्मान करते हैं, चाहे सादगी हो, सभ्यता हो, सामाजिक जीवन हो आपका। आपको नहीं लगता कि राजनीति में जिस तरीके से गिरावट आ रही है उसका कोई समाधान है? ऐसा है कि राजनीति में गिरावट आई है, ये सर्वसाधारण दृष्टि से सही आकलन है, लेकिन ये गिरावट दूर करने का काम राजनीतिज्ञों को ही करना पड़ेगा। और इसलिए हर पार्टी के नेता कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, इस पर नीचे के स्तर पर राजनीति कैसी चलेगी वो निर्भर होता है। वंदे मातरम पे जो मेरी आपने कहा, निश्चित रूप से बड़ा कदम था, लेकिन उसके बाद भी वंदे मातरम गाया जा रहा है, कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ऐसा है ना, तो ऐसे लोगों की ओर हमने दुर्लक्ष्य करना चाहिए, इसलिए कि अपने देश को वंदन करना, यह जिसको अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं।
यह विषय ही चर्चा में नहीं आना चाहिए। ऐसा गंभीर विषय है जो खुद को देशभक्त कहता है, नागरिक कहता है, उसको अपने मातृभूमि के बारे में आदर नहीं रखना। अब तुमको वंदे मातरम नहीं कहना है तो मुंह बंद करो, मैं इतना ही कहूंगा। सरकार का कहना है कि जो घटनाक्रम हो रहा है ये पार्टी का घटनाक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है ये सरकार की आपस की लड़ाई है। अगर सरकार की आपस की लड़ाई है तो निश्चित रूप से आपका उसमें हस्तक्षेप बनता है। तो आप इसको किस रूप में लेते हैं? अगर ये सरकार की लड़ाई है तो निश्चित रूप से वहां पे बीच में राज्यपाल को आना पड़ेगा। इसका सवाल आपने मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए, क्योंकि संविधान के तहत वो मेरी सरकार है जी। और मेरी सरकार मुख्यमंत्री के माध्यम से मैं उसके बारे में चर्चा वगैरह करता रहता हूं। तो मेरी सरकार का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, वो मेरे नजर में अच्छा काम करते हैं। अब हर एक में छोटे छोटे परिवार में भी कुछ कठिनाई होती है, तो राजनीतिक पार्टियों में कठिनाई हो सकती है, सरकार चलाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसको संवारना वो मुखिया का काम है और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री वो करेंगे। कारगिल में जो शहीद हुए थे उनके आश्रितों को आपने पेट्रोल पंप का आवंटन किया था, एक बड़ा कदम था। आज भी कई लोग ऐसे हैं आश्रित जिनको पेट्रोल पंप नहीं मिला किन्हीं कारणवश। तो इस पहल, चूंकि आप राज्यपाल हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसे लोगों को आप कुछ सहयोग करेंगे? लड़ाई में लगभग 450 जवान अधिकारी शहीद बन गए थे। सेना के नियमों के तहत जो पेंशन मिलना है ऐसे पर वो मिलेगी, लेकिन उस पर जिंदगी आगे की नहीं चल सकती है। तो उनको कोई एक आर्थिक स्रोत निर्माण करे कि जिसके आधार पर उनका परिवार आगे चल सके। तो एक पेट्रोल पंप मतलब 45 से 50 लाख का सरकार का इन्वेस्टमेंट हुआ और एक गैस एजेंसी मतलब 20 से 25 लाख, लगभग 439 परिवारों को इस प्रकार की सहायता हुई। आप कहां भी जाएंगे तो उनकी जो सरकार के प्रति कृतज्ञता है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सर, आपने जिस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन में मेहनत की, ईमानदारी रही आपकी, सरल स्वभाव रहा आपका, राजनीतिक लोग भी आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तो इस समय पर एक ही बात मैं कहूंगा। पहला काम हर नागरिक का ये होना चाहिए कि जिसको 18 साल पूरे हुए हैं उसको मताधिकार हो जाता है, तो मताधिकार अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करना ये हरेक का काम है। और दूसरा, मतदाता बनने के बाद चुनाव के निर्वाचन के दिन पर मतदान करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक अधिक लोकतांत्रिक पहिया इसके लिए तैयार होगा। हमारे इस कार्यक्रम में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय राम नाईक जी। आपका कहना है कि जिस तरह से राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है और मैं अपने सभी काम संवैधानिक दायरे में रह के ही करता हूं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड सहारनपुर। आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। धन्यवाद।